हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद प्रिंस। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा गति। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गति और विराम अवस्था क्या होती है। आइए समझते हैं गति अवस्था क्या है। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है तो उसे गति अवस्था कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई चलती हुई ट्रेन या चलती हुई गाड़ी सड़क के किनारे स्थित पेड़ पौधों के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलती रहती है, ये गति अवस्था का उदाहरण है। अब देखेंगे विराम अवस्था किसे कहते हैं। जब समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलती है उस अवस्था को विराम अवस्था कहा जाता है। अब हम जानेंगे दूरी और विस्थापन क्या होता है और दोनों में क्या अंतर है। चलिए पहले हम बात करते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक टाइम पीरियड में तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है जिसे m से दर्शाया जाता है। दूरी एक अदिश राशि होती है और यह हमेशा धनात्मक होती है। किसी किसी केस में ये भी देखा गया है कि दूरी शून्य भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन के बारे में। जानेंगे विस्थापन किसे कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच के मार्ग की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है और इसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है। विस्थापन एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होती हैं। बात करें विस्थापन के मान की तो विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। अब हम देखेंगे त्वरण और मंदन क्या होता है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को a से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। यदि वेग का परिमाण घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, तब इसे मंदन कहते हैं। अब पढ़ेंगे चाल और वेग के बारे में और दोनों में क्या अंतर है। पहले देखेंगे चाल किसे कहते हैं। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का सूत्र दूरी बट्टे समय होता है। यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करती है तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल इक्वल्स 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब वस्तु अपनी यात्रा के आधे समय में v1 चाल से और शेष आधे समय में v2 चाल से चलती है तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल इक्वल्स v1 प्लस v2 अपॉन 2। अब हम देखेंगे वेग यानी वेलोसिटी क्या होता है। कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है यानी जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है।
इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अब हम न्यूटन की गति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। इसीलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन की गति के नियम कहते हैं। न्यूटन की गति विषयक नियम निम्नलिखित हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था, विराम या गति की अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर जितने भी सवारी उसमें बैठी होती हैं उनको पीछे की ओर धक्का लगता है, और गाड़ी जब अचानक रुकती है तो उसमें बैठी हुई सवारियों को आगे की ओर धक्का लगता है। जैसे गोली मारने पर कांच में गोल सा छेद हो जाता है, मगर जब हम पत्थर से कांच पर मारते हैं तो कांच चकनाचूर हो जाता है। कंबल को डंडे से पीटने पर कंबल में से धूल के कण अलग हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम की। इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। इस नियम को एक अन्य रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित करने से उसमें बल की दिशा में a त्वरण उत्पन्न होता है तो द्वितीय नियम के अनुसार F is equals to ma। फॉर एग्जाम्पल, समान वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंद और टेनिस की गेंद में से टेनिस की गेंद को कैच करना ज्यादा इजी होता है। जैसे कराटे प्लेयर्स अपने हाथों से ईंट की पट्टी को तोड़ देते हैं। कील को अधिक गहराई तक ठोकने के लिए भारी हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब गति के दूसरे नियम के उदाहरण हैं। अब हम गति के तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसीलिए एक नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के उदाहरण देखते हैं। बंदूक से गोली मारते हुए गोली मारने वाले को पीछे की ओर झटका लगता है, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण है। जैसे नाव से छलांग लगाते हुए हम आगे की ओर छलांग लगाते हैं मगर नाव पीछे की ओर खिसकती है। कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हुए अगर रस्सी टूट जाती है तो पानी खींचने वाला व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। अब हम आज के आखिरी टॉपिक संवेग संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। इस कथन को ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना ना भूलें ताकि मेरे चैनल की आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे।